हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था अधिगम और उसमें कुछ पार्ट्स बाकी थे। उनमें आज अपन बात करेंगे अधिगम में जो मुख्यतः अधिगम जो है दो प्रकारों में डिवाइड किया गया है, व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद। यानी जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद। जब तक अपन इन दोनों संप्रदायों को मुख्य रूप से अगर इनको नहीं पढ़ेंगे तब तक इनके जो जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी सिद्धांत है, उनको समझने में हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। यानी अपन रट सकते हैं लेकिन उनको समझ नहीं सकते। समझने के लिए टोटल जो टॉपिक है उसके सभी पार्ट्स है वो हमको समझना जरूरी है। आपने इन दोनों को अलग रूप से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज अपन अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ने से पहले इन दोनों के जो संप्रदाय है, व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद, इनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। तो जो व्यवहारवाद है इसकी स्थापना जो है वो मैंने पहले भी एक अलग टॉपिक मनोविज्ञान के संप्रदाय है उनमें अपने क्लियर कर लिया था, लेकिन सामान्य जानकारी इसकी बताऊंगा व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद की। व्यवहारवाद है उसकी स्थापना किसने की थी? वाटसन ने 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में। और गेस्टाल्टवाद है इसकी स्थापना 1912 में किसने? मैक्स वर्दीमर ने। बाकी जो मनोविज्ञान के संप्रदाय है उसमें सब चीजें पढ़ाई गई है। तो जो व्यवहारवाद है वो क्या कहता है? व्यवहारवाद की जो मुख्य धारणा यह है कि व्यक्ति का कोई भी व्यवहार होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण या कोई ना कोई उद्दीपक अवश्य होता है। बिना किसी कारण के या बिना किसी उद्दीपक के कोई भी व्यक्ति कोई अनुक्रिया नहीं करता। यह व्यवहारवाद की मूल संकल्पना है। जबकि गेस्टाल्टवाद में क्या है? व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसके पीछे उसकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, उसकी चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन, ये सब चीजें होती है। पहला इसमें इन दोनों में अपन अंतर और इसकी उपयोगिता दोनों ही साथ में पढ़ते जाएंगे। पहला है जो व्यवहारवाद के जितने भी सिद्धांत है उनमें अपन देखेंगे, चाहे वो थार्नडाई का सिद्धांत हो, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत हो, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत हो या स्किनर का सिद्धांत हो, इनमें व्यक्ति का जो भी व्यवहार होता है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकते हैं। मनोविज्ञान में भी ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मनोविज्ञान में जब विषय के पीछे विज्ञान शब्द जुड़ा है तो इसका मतलब है कि उसको हम प्रूव कर सकें। अगर हम प्रूव नहीं कर सके तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई हमारे लिए संशय रह जाता है या उनको कोई डाउट रह जाता है। तो व्यवहारवाद के जितने भी सिद्धांत है उसमें पहला है कि प्रत्यक्ष व्यवहार का इनमें अध्ययन किया जा सकता है। मनोविज्ञान के विकास की बात करें तो पहले मनोविज्ञान आत्मा, मन, मस्तिष्क और उसके बाद में चेतना था। लेकिन आत्मा और मन, मस्तिष्क, इनका कोई भी व्यक्ति उसका अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता था, यानी अवलोकन नहीं कर सकता था कि आत्मा क्या है और मन क्या है। लेकिन बाद में व्यवहारवाद आया और मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विषय माना जाने लगा। उसके बाद में यह कहा गया कि मनोविज्ञान जो है व्यक्ति का व्यवहार जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको देख सकते हैं। जैसे थार्नडाई के सिद्धांत में अपन देखते हैं कि बिल्ली जो भी अनुक्रिया करती है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। पावलोव के सिद्धांत में अपन देखते हैं कि कुत्ता जो भी अनुक्रिया करता है, जो भी उसका व्यवहार होता है, उसको हम प्रत्यक्ष रूप से उसका अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन गेस्टाल्टवाद जो है इसमें अपन देखते हैं कि व्यवहार के पीछे उसकी जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, जैसे चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, इनको हम देख नहीं सकते। इसको हम देख नहीं सकते। तो ये सबसे पहला कारण हो गया व्यवहार के पीछे। इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का किया जाता है। दूसरा है इनमें यांत्रिक कार्यों पर बल दिया गया है, यानी अभ्यास पर। व्यवहारवाद के जितने भी सिद्धांत है उनमें अपन देखेंगे, या व्यवहारवादियों का मानना है कि जितना ज्यादा अपन अभ्यास करवाएंगे तभी वह अधिगम होगा और उतना ही वह अधिगम स्थायी होगा, उनका यह मानना है। लेकिन गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि अभ्यास के बजाय इन्होंने कहा है कि अगर हम सूझ एवं समझ के आधार पर कोई कार्य करेंगे तभी वह अधिगम संभव है। तीसरा है इसमें अपेक्षाकृत अस्थायी, यानी व्यवहारवादी जितने भी सिद्धांत है उनमें अपन देखेंगे कि समझ यानी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं, जो क्षमताएं हैं हमारी, उनका बहुत कम उपयोग होता है और इन पे सूझ के बजाय, समझ के बजाय इनमें अभ्यास पर बल दिया गया है। तो इनमें यह माना गया है कि अगर अभ्यास के माध्यम से अधिगम होगा तो स्थायी होगा। लेकिन वास्तविक रूप से अपन देखें तो जब तक अभ्यास होगा
तभी तक वो स्थायी होगा। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास की कमी होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, विलोपित होती जाएगी या विलीन होती जाएगी। तो कह सकते हैं इन सिद्धांतों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, अस्थायी होती है। लेकिन गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों की जितने भी अपन पढ़ेंगे, चाहे वो कोहलर का सिद्धांत हो, कुर्ट लेविन का सिद्धांत हो, टोलमैन का सिद्धांत हो, इनमें अपन देखेंगे कि इनके माध्यम से समझ के आधार पर उनमें अधिगम होता है, तो वो क्या होता है, स्थायी होता है। नेक्स्ट है व्यवहारवादी जो भी सिद्धांत है, जितने भी सिद्धांत है वो छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, क्योंकि उनका जो संज्ञानात्मक विकास है, यानी मानसिक विकास कह सकते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका वो पूर्ण नहीं हो चुका होता है। जीन पियाजे के अनुसार बात करें तो वो 15 वर्ष में या उसके बाद में आगे जाके वो पूर्ण होता है। तो इस प्रकार के ये जो सिद्धांत है छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं, जबकि ये जो सिद्धांत है वे बड़ों के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वो पूर्ण हो चुका होता है या काफ़ी हद तक वो विकसित हो जाता है, वो समझ सकते हैं हर समस्या को। नेक्स्ट है 5वां, धीरे धीरे अधिगम। व्यवहारवादी सिद्धांतों में सभी जो भी सिद्धांत है या जो कुछ भी अधिगम होगा वो धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे अभ्यास होगा वैसे वैसे वो अधिगम है वो स्थायी होता जाएगा। इनमें जो है अधिगम होगा वो अचानक होगा। कोई भी समस्या आती है, उस समस्या का जब से वो प्रत्यक्षण करते हैं, पूर्ण रूप से मानसिक प्रक्रियाओं को संगठित करके समस्या को समझते हैं, तभी वह समाधान संभव है या तभी वह अधिगम संभव है। तो यहाँ पे जो अधिगम होता है, जो भी सूझ विकसित होती है, वो कैसे होती है, अचानक होती है। नेक्स्ट है 6वां पॉइंट, व्यवहारवादी सिद्धांतों में अपन देखें तो एक चीज अपन को देखने को मिलती है कि जो प्रयोज्य है, जिस पे प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, ये सभी क्या है, प्रयोज्य है, यानी उन पे जो प्रयोग किए जाते हैं। इनमें अपन देखते हैं कि वो जो प्रयोज्य है वह मानसिक रूप से सक्रिय न होते हुए भी अगर वो बार बार अभ्यास करता जाएगा तो वह अधिगम कर लेगा। लेकिन इन सिद्धांतों में, गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों में देखते हैं कि संज्ञानात्मक रूप से या मानसिक रूप से जब तक वह प्रयोज्य सक्रिय नहीं होगा या किसी समस्या को पूर्ण रूप से नहीं समझेगा, तब तक उस समस्या का समाधान संभव नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, व्यवहारवादी सिद्धांतों में जो प्रयोज्य है मानसिक निष्क्रियता से भी अधिगम कर लेता है, केवल अभ्यास से, जबकि इनका मानना है कि अगर मानसिक रूप से निष्क्रिय हो तो सीखना ही संभव नहीं है। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, असंगत व्यवहार की अधिकता। असंगत यानी अपन कहें कि जिसमें हमारे व्यवहार में असंगतता हो, यानी जिसमें हम किसी कार्य करें तो एक निश्चित किसी समस्या को समझ के हम उसका समाधान नहीं करते हैं, बल्कि हम रैंडम वाइज, यानी कभी हम इस तरीके से कभी उस तरीके से, यानी अलग अलग तरीके से हम बिना किसी समस्या को समझे हुए व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में बात करें कि थांडाई का जो सिद्धांत था, उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत था, उसमें बिल्ली का जो व्यवहार था वो कैसा था, असंगत व्यवहार था। यानी उसको पता है कि पिंजरा कहाँ से खुलने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो पिंजरा खोल लेती है तो भी वह असंगत व्यवहार करती है, कभी इस कोने में कभी उस कोने में। तो उसको दिखने के बावजूद भी वो उसका जो व्यवहार कैसा होता है, असंगत होता है। यानी वो किसके पीछे कारण को समझे बिना ही वो क्या है, व्यवहार करती है। तो बिना किसी समस्या को समझे बिना हम कोई भी व्यवहार करते हैं तो वो हमारा व्यवहार असंगत होता है। और जब हम किसी समस्या को समझकर उसका समाधान करते हैं तो उसमें संगतता अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम का संबंध अनुभव से है। व्यवहारवादी सिद्धांतों में जब तक अनुबंध नहीं होगा तब तक हम ये मानेंगे कि अधिगम नहीं हुआ है। और गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों की बात करें तो इनका अधिगम का संबंध समस्या के समाधान से है। यानी अधिगम कब होगा, जब किसी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बिना किसी समस्या का समाधान हुए अपन कह सकते अधिगम नहीं होगा। और यहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांतों में जो अनुबंधन है इसी पर बल दिया गया है। तो जैसे अनुबंधन होता है तो यह माना जाता है कि वो अधिगम हो गया है। और गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों की बात करें तो इनका मतलब है कि जैसे समस्या का समाधान होता है तो वो अधिगम हो गया। नेक्स्ट है 9 पॉइंट, पुनर्बलन पर अधिक बल दिया गया है। व्यवहारवादी सिद्धांतों में अभ्यास पर तो बल दिया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, उस पर भी बहुत अधिक बल दिया गया है कि जब तक उनको पुनर्बलन नहीं प्रदान किया जाएगा तब तक वो व्यवहार को दोबारा नहीं करेंगे और तब तक वह स्थायी भी नहीं होगा। लेकिन गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों की बात करें तो उनमें एक सभी सिद्धांतों एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिलेगी कि इनमें बिना पुनर्बलन के भी अधिगम संभव है। सबसे जरूरी यह है कि
कि हम किसी समस्या को समझें। जब तक कोई वस्तु हमारे उद्देश्य से जुड़ी हुई नहीं होगी तो हमको चाहे पुनर्बलन दिया जाएगा तो भी हम नहीं सीख सकते। दो मनोवैज्ञानिक थे, एक तो टोलमैन एवं एडविन गुथरी। इन दो का तो ये मानना था कि बिना पुनर्बलन के भी हम अधिगम कर सकते हैं, बस हमारी वो आवश्यकता या उद्देश्य से जुड़ी हुई होनी चाहिए। जैसे अपन उदाहरण के रूप में बात करें, अपन सीटेट या रीट की एग्जाम देते हैं। जब अपन को एग्जाम की तैयारी करनी है, अपने खुद ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको टीचर बनना है, तो वैसी स्थिति में हमें कोई पुनर्बलन दे या नहीं दे, फिर भी हम तैयारी करते रहते हैं। नेक्स्ट है व्यवहार पर केवल वातावरण का प्रभाव। व्यवहारवादियों के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वॉटसन की, वो आप सभी को पता है कि आप मुझे कोई भी बालक दे दीजिए, यानी उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो, मैं उसे चाहे जैसा बना सकता हूं। यानी उनका महत्वपूर्ण बात इस पे थी कि उसकी जो वंशानुक्रम की जो पृष्ठभूमि है वो विशेष मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने यह रखती है कि उसका जो वातावरण है वो कैसा है, जिस प्रकार का उसका आसपास का वातावरण होता है, जिस प्रकार के लोगों के बीच वह रहता है, वही सब कुछ है। तो यहाँ पर अधिगम में सबसे ज्यादा बल किस पे दिया है? वातावरण पे दिया है। जबकि गेस्टाल्टवादियों ने व्यक्ति के सीखने पे वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव बताया है। एक तरफ वंशानुक्रम को इन्होंने नगण्य कर दिया है कि आप कोई बालक कैसा भी हो उसको मैं चाहे जैसा बना सकता हूं, किसके आधार पे? वातावरण के आधार पे। लेकिन गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि कोई बालक है मानसिक रूप से मान लीजिए कमजोर है या बुद्धि लब्धि उसकी कमजोर है, उसके माता पिता का जो व्यवहार है वो कुछ अलग है, लेकिन फिर भी उसको वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के आधार पे उसको अधिगम कराया जा सकता है। तो दोनों का महत्व इन्होंने बताया कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का ही महत्व है। और अंतिम पॉइंट है अपना, अधिगम का स्थानांतरण नहीं होता। इसको समझना है कि अधिगम जो स्थानांतरण एक अलग से अपन उस पर बात करेंगे, लेकिन इस पे सामान्य अपन समझते हैं कि अधिगम का जो स्थानांतरण, जब भी हम कोई भी कार्य है उसको हम समझ के आधार पे सीखते हैं, संज्ञान के आधार पे सीखते हैं, तो वैसी परिस्थिति अगर दूसरी जगह आती है तो हम उसका स्थानांतरण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांतों में अपन देखते हैं कि समझ का बहुत कम उपयोग होता है। इस कारण से जो कुछ उसने पहले सीखा है वह नई परिस्थिति में प्रयुक्त नहीं कर सकेगा, या जो कुछ ज्ञान उसको प्राप्त है उस ज्ञान को वह नई परिस्थिति में प्रयोग नहीं कर पाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण लूं कि थांडाई के जो सिद्धांत है उसमें बिल्ली ने मान लीजिए पिंजरा खोलना सीख लिया है, ठीक है, लेकिन थांडाई ये देखता है कि उसने सूझ के आधार पर सीखा है या नहीं है। अगर सूझ के आधार पर उसने सीखा है तो उसने जो कुछ सीखा है वो स्थानांतरित कर लेगा। तो थांडाई क्या करता है, मान लीजिए वो जो पिंजरा है उसकी दिशा चेंज कर देता है, ठीक है, उसकी जो गेट है खुलने वाला उसकी जो दिशा है वो चेंज कर देता है। बिल्ली क्या है, फिर वापस क्या है, वैसे ही बहुत अभ्यास करती है, यानी डायरेक्ट उस पिंजरे को नहीं खोल पाती। क्यों? क्योंकि उसने जो अधिगम किया एक निश्चित स्थान पे अनुक्रिया करना ही उसने सीखा है। उससे अगर थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, बदलाव होगा, तो वैसी स्थिति में स्थानांतरण नहीं कर पाएगी। एक उदाहरण और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए बच्चों को अपन कोई भी जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी सिखाते हैं। मान लीजिए उसने गुणा करना सीख लिया, मल्टीपल, तो अगर कोई संख्या है सेम टू सेम होगी, समान, तो वैसी अगर दोबारा दिया जाएगा तो वो कर लेगा। लेकिन अगर मान लीजिए संख्या चेंज कर दी है, गणित में भी अपन देखते हैं कि अपन किसी प्रश्नावली को समझते हैं, लेकिन जिनके मान लीजिए समझ कम होती है वो क्या है, उससे थोड़ा बहुत अगर प्रश्न को घुमा दिया जाता है तो वैसी स्थिति में वो उसका अधिगम का स्थानांतरण नहीं कर पाते, यानी उसका समाधान नहीं कर पाते। लेकिन गेस्टाल्टवादियों का मानना है कि जो भी समस्या है उसको हम समझ के सीखते हैं तो उसका स्थानांतरण भी संभव है। जैसे सुल्तान है, उसने एक परिस्थिति में जो कुछ सीख लिए हैं, ठीक है, अब दोबारा मान लीजिए वैसी स्थिति होगी तो वह तुरंत उस अधिगम का स्थानांतरण कर लेगा। जैसे कोहलर के सिद्धांत में अपन ने देखा कि जो चिंपैंजी है, सुल्तान है, वो पहले देखा गया कि एक निश्चित ऊंचाई पे उन केलों को लटका दिया गया, तो उसने क्या है, उन केलों को प्राप्त कर लिया। उसके बाद में कोहलर ने उन जो केले हैं उनको और अधिक ऊंचाई पे लटका दिया। तो दूसरी बार यह देखा गया कि जो सुल्तान है उसने पहले की बजाय बहुत कम प्रयास में दूसरी बार में अपने अधिगम का जो स्थानांतरण है, यानी उसने एक छड़ी का और प्रयोग किया और तुरंत उन केलों को प्राप्त कर लिया। तो पहली बार उसको समय अधिक लगा और दूसरी बार उन केलों को अगर और अधिक ऊंचाई पे लटका दिया तो उसने तुरंत उस छड़ी को जोड़ा और उन केलों को प्राप्त कर लिया। तो ये था अपना जो आज अधिगम में व्यवहारवाद एवं गेस्टाल्टवाद जो सिद्धांत है उनकी उपयोगिता। तो ये जो सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं
वो हमें सभी अधिगम के जितने भी सिद्धांत है उनमें हमें देखने को मिलेगी, और ये विशेषताएं हमारे ध्यान में होना बहुत जरूरी है। तभी हम आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट है, आगे आने वाले जितने भी सिद्धांत हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है।